मैं होता था अकेला मैं, इंसान के तौर पे अकेला मैं। कुछ बंदर आते थे, कुछ कुत्ते। एक तरह से मैं नेचर के करीब इतना हो गया कि शायद वो मेरी वाणी या मेरी पीड़ा समझते होंगे, हम उनकी पीड़ा समझने लगे होंगे। शायद इस तरह से जीवन को जीने का ये तरीका मैंने आज से 30 वर्ष पहले सीख लिया था। दिल्ली में यमुना जो है वजीराबाद के पुल के पहले की तरफ बहुत साफ पानी उसमें हुआ करता था। तो मैं टीले में बैठे बैठे सोचने लगा और अचानक मैं झम में से कूद गया। तैरना मुझे आता था, लेकिन एकदम से कूद जाना, सब लोग बेचैन हो गए, ये क्या हो गया। और काफी गहराई है कि आपको फालसी फेरम मलेरिया हुआ था, जिसमें बचने की प्रतिशत है वो मात्र 25, यानी 100 में 75 लोग मर जाते हैं फालसी फेरम की। और ये आप लाए कहाँ से, इसकी भी जांच की जाएगी। तो मित्रों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज फिर से एक नया कोरोना का भय फिर आने लगा है। हम लोगों ने 2020 और 2021 में देखा है कितने भयानक दौर आए, कैसे कैसे लोग बीमार पड़े और कितने हमारे बहुत सारे करीबी, बहुत सारे प्यारे, बहुत सारे यंगस्टर चले गए। बड़ा दुख होता था। वो तो ऐसा दौर था कि उसको याद करना भी लगता है, याद करते ही झुरझुरी होने लगती है। फिर एक नया दौर आ गया है, फिर से कोरोना को लेकर के एक नया वेरिएंट आया है। हालांकि अभी तक जो स्टडीज बताती हैं उनके मुताबिक ये शायद उतना खतरनाक ना हो, लेकिन अगर क्वारंटाइन में जाना पड़ जाए वो भी एक बड़ी ही पीड़ाजनक स्थिति होती है। शुक्र है कि मैं कोरोना के दौर में मैं और मेरा परिवार बचा रहा। उसकी वजह शायद ये रही कि हम लोग घर में बहुत सारी ऐसे मसाले, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनके फल क्या, उनका नतीजा हमें नहीं पता, लेकिन वो फ़ायदा करते आते हैं। मैं अकेले कभी भी एलोपैथी दवाओं पे डिपेंड नहीं किया। कुछ होम्योपैथी भी कर लेता था, कुछ आयुर्वेद की दवाएं भी ले लेता हूँ। तो इनमें से कोई एक सूट कर गई होगी और मैं ठीक बना रहा। लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं सदैव नेचर के करीब रहूँ। यानी उस कोरोना के दौर में जो लॉकडाउन हो गया था, तब भी मैं रोजाना वॉक करने जाता था। मेरे घर के पास एक नहर है और नहर विवाह के एक जंगल है। तो उसमें देखता था कि मेरे साथ वॉक करने कौन आता था। मैं होता था अकेला मैं, इंसान के तौर पे अकेला मैं। कुछ बंदर आते थे, कुछ कुत्ते, वो भी शायद भूख से व्याकुल होके आते थे और वो मेरे आसपास चलते रहते। उनको लगता था शायद इनके पास कुछ हो दें, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर हमला नहीं किया, ये खास बात थी। तो एक तरह से मैं नेचर के करीब इतना हो गया कि शायद वो मेरी वाणी या मेरी पीड़ा समझते होंगे, हम उनकी पीड़ा समझने लगे होंगे। लेकिन मैंने बंद नहीं किया, बल्कि मैं उन लोगों को देखता था जो इस मौके पे घर जा रहे थे, उनसे मिलता था और जो भी संभव हो सकी मदद मैं करता था। शायद इस तरह से जीवन को जीने का ये तरीका मैंने आज से कोई 30 वर्ष पहले सीख लिया था। 30 वर्ष पहले एक बार चुनावी दौरे से लौटते हुए मैं जब दिल्ली लौट के आया तो मुझे तेज बुखार आया। बुखार में ही यही होता है कि बुखार वायरल होगा, डॉक्टरों को दिखा लिया जाए। मैं डॉक्टरों को दिखाया तो एज यूजुअल मुझे एंटीबायोटिक दे दी गई। जब इस तरह में एक दिन बहुत ही बुखार उतरे नहीं, 3-4 दिन हो गए, 104, 105। तो एक दिन संयोग से हमारे एक शुभेच्छु थे दैनिक जागरण के, हालांकि वो मालिक थे नरेंद्र मोहन जी। मैंने चूँकि शुरुआत में नरेंद्र मोहन जी के यहाँ ही काम किया था दैनिक जागरण में, इसलिए उन्होंने फ़ोन कर दिया होगा घर में, किसी वजह से, किसी और काम से फ़ोन किया होगा। मेरी पत्नी ने कहा कि उनकी तो तबीयत खराब है। अरे उन्होंने बोले कि बहू रानी, इनको फ़ौरन अस्पताल लेके जाओ, आजकल डेंगू फैल रहा है। उस समय 96 की बात मैं बता रहा हूँ, यहाँ से 27 साल पहले। उस समय डेंगू का पहला एक आध मरीज मिले थे और खबर आती थी कि दिल्ली में डेंगू फैल रहा है, लेकिन डेंगू कैसा है कोई किसी शायद ज़्यादा पता नहीं था। तो मेरी पत्नी ने मुझे जगाया और बोले कि ऐसा नरेंद्र मोहन जी का फ़ोन आया था, उन्होंने ये कहा है। तो मैंने कहा ठीक है। पास में एक हमारे सरदार जी डॉक्टर थे, मैं यमुना विहार दिल्ली में रहा करता था, तो उनके पास चले गए। उन्होंने कहा कि आपका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। ब्लड लिया और ब्लड टेस्ट करने के बाद हम लोग लौट आए। 2 दिन बाद मेरे पास सूचना आई कि मुझे कुछ नहीं है, डेंगू वेंगू नहीं है, मुझे सिंपल टाइफाइड है। उसके बाद टाइफाइड की दवा आने लगी।
2-3 रोज गुजर गए, टाइफाइड, मुझे खांसी, मेरा पेट दर्द, मैं बड़ा बेचैन, और कोई लगे इतनी टाइफाइड है, बहुत हेवी एंटीबायोटिक दी जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं कर रही है। पेट दर्द इतना भयानक हो गया कि एक दिन तो मैंने कहा कि मुझे लगता है भर्ती कर लो। उन्होंने अपने नर्सिंग होम में भर्ती कर लिया और उसका बाकायदा ग्लूकोज चढ़ने लगा, और जैसा कि होता है अस्पतालों में बड़ा इलाज होता रहा, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा पेट दर्द वैसे ही, मेरी बेचैनी वैसे ही, और 2-3 दिन तक मैं वहाँ रहा, 3-4 दिन शायद रहा होगा। लेकिन इस बीच 20,000 रुपये, उस समय 96 में 20,000 बहुत बड़ी रकम थी, और तब मेरी तनख्वाह भी शायद 6-7 हज़ार रुपये होगी, लौट आए कि नहीं डॉक्टर साहब नहीं ठीक कर पा रहे। फिर गए हम, एक डॉक्टर भार्गव थे दरियागंज में, उनको दिखाया। उस समय उनकी फ़ीस 200 रुपये थी। बड़ा डॉक्टर, लगता है बड़ा नाम है, ठीक कर देंगे। उन्होंने वो एंटीबायोटिक दे दी, एक टैबलेट बड़ी महंगी आ रही थी, और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और मेरी स्थिति ये हो गई कि मुझे डंडा लेके चलना पड़ता था, जबकि जब मैं बीमार पड़ा तो मेरा वज़न कोई रहा होगा 100 किलो के आसपास, लंबाई भी 5 फुट 11 इंच, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। निराश थे कि अब लगता है हमारे रिश्तेदार कानपुर में का जो मेरा मूल घर है, वहाँ से मेरे माता पिता भी आए, बहुत सारे रिश्तेदार भी आए, और सब ये मान के चले कि अब तो शंभू बचेंगे नहीं। वो लोग लौट गए। बड़ी बेचैनी थी कि मेरी 3 बेटियां हैं, अब कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, मैं अकेला कमाने वाला, पत्नी है, कौन क्या करेगा। तो एक कितने इच्छा शक्ति पैदा होती है जो भय से आपको बाहर ले आती है। रीवा में हमारे एक पत्रकार मित्र थे, वो अचानक दिल्ली आए तो मेरे घर आए। उन्होंने मेरी स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि अरे साहब, आप तो बहुत तबीयत ख़राब है, मैं आपको ऐसा करता हूँ, कोई ठीक नहीं कर पा रहा, मैं महाराज यानी माधवराव सिंधिया, उस समय बहुत ताकतवर मंत्री हुआ करते थे, नरसिंह राव सरकार की बात है, बोले मैं आपको सिंधिया महाराज साहब से कह के एम्स में दिखवाता हूँ, एम्स में जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, डॉक्टर सप्रे वहाँ पे हैं, आपको मिल जाएगा फ़ौरन अपॉइंटमेंट। लेकिन उसके पहले उनका कि एम्स की एक प्रोफेसर हमारी परिचित हैं, और मैं जहाँ रुका हूँ IIPA में, वहीं वो रहती हैं, उनके पति वहाँ प्रोफेसर हैं। तो हमने कहा चलो दिखा देते हैं उनको भी। तो बड़ी मुश्किल मैं वहाँ जा पाया, यानी मेमना विहार से ITO जहाँ IIPA है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने देखा और देखते ही कहा कि शुक्ला जी, मुझे लगता ही नहीं कि आपको टाइफाइड हुआ है, मुझे तो लग रहा है कि आपको मलेरिया है, और ऐसा करिए कि मैं आपका दोबारा करूँगा। एक बार पहले मेरा अल्ट्रासाउंड हो गया था, अल्ट्रासाउंड करूँगे, और आप कल अल्ट्रासाउंड के लिए शकरपुर में अनसुईया क्लिनिक है, वहाँ आ जाइएगा। अगले दिन वही हमारे मित्र पांडे जी मुझे लेकर के अनसुईया क्लिनिक आए। हम लोग उस तरह एक ऑटो में बैठ के आए। अब वो 2nd फ्लोर पे था, दूसरी मंजिल पे। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही चढ़ने की, किसी तरह वो जो पकड़ करके चढ़ा के ले गए। मेरा किया गया अल्ट्रासाउंड। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करने वाली जो मैडम त्यागी थी और हमारी डॉक्टर नीरा तिवारी, इन लोगों ने काफ़ी देर तक विचार किया, फिर बोले कि आपको तो है ही नहीं अल्ट्रासाउंड, वो टाइफाइड, आपको मलेरिया है। मैं मलेरिया की दवा आपको दे देती हूँ, लेकिन मलेरिया की दवा खाने के बाद आप ये मत सोचिएगा ठीक हो गए, आप एक बार पलटेंगे, दोबारा मलेरिया आपको लपेटे मिलेगा, कोई गंभीर किस्म का मलेरिया है, तो आप फिर हमसे नहीं बल्कि यहाँ IP कॉलेज सामने जो अलीपुर रोड है, श्यामलाल मार्ग कहते हैं जिसे, वहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज है, वहाँ जाइएगा। तब उसको कम्युनिकेबल डिसीज का अस्पताल कहा जाता था, अब तो मलेरिया इंस्टीट्यूट उसका नाम हो गया है। तो मैंने कहा ठीक है, दवा खाई, ठीक हो गए, बहुत बढ़िया। अब इस बीमारी को मुझे अब तक लगभग 2 महीने हो चुके थे। मैंने दवा खाई, ठीक हो गए, तब तो फिर थोड़ा सामने विल पावर आई, इच्छा शक्ति हुई कि हम अब आगे निकलें, हमें इस जरा पे, इस बीमारी पे काबू पाना है, तो हम आगे निकलने शुरू हुए। लेकिन जैसा उन्होंने कहा था, एक 15 दिन बाद मुझे बीमार बुखार हो गया, फिर उसी तरह की हालत मेरा बड़बड़ाना चालू हो गया, लगता है बचेंगे नहीं। अगले मैंने उनको फ़ोन किया, डॉक्टर नीरा तिवारी को, उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा था कि आप वहाँ जाइए, अब इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज में वही ठीक कर पाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, NICD नाम था उसका। क्या करते, अब देखिए, एक
निम्न मध्य वर्ग की स्थिति क्या होती है। अब तक पैसा भी सब खत्म हो चुका था। मुझे लगा अब मैं ऑटो से तो नहीं जा सकता, बस से ही जाऊंगा। किसी तरह डंडा लेके मैं बस में चढ़ा। तब डीटीसी की बसों में बड़ी भीड़ होती थी। पीछे कहीं जगह मिल गई जहाँ मैं ज़मीन पे ही बैठ गया और आईपी कॉलेज पे उतर गया। सामने ही एनआईसीडी था, मैं वहाँ गया। अंदर एक सुपरवाइजर मिल गए, बोले क्या हुआ, हमने अपनी बताई पीड़ा। तुरंत अरे तो लीजिए दवाई, थोड़ी देर बाद उन्होंने दवा दे दी, बोले ठीक हो जाएंगे। चले आए, लौट आए, वाकई ठीक हो गए। अब हम बहुत मस्त रहे कि अब तो ठीक है। उसके बाद हमारा थोड़ा घूमना फिरना चालू हुआ। मैंने सोचा अब कुछ दिनों बाद मैं ऑफिस जाना शुरू कर दूंगा, आखिर कब तक छुट्टी रहेगी, पैसा भी नहीं मिलेगा। लेकिन दिवाली के अगले रोज जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, उस दिन मुझे फिर बुखार आ गया। शायद मुझे लगता था मैंने कड़ी खा ली इसलिए हो गया, लेकिन उसे आना ही होगा, आ गया। और फिर मैं बहुत बेचैन। हमने कहा अब तो लगता है चाहे पैसा बचे न बचे, गंगाराम में ही भर्ती होना पड़ेगा। तो खैर वो रात किसी तरह गुजरी। अगले रोज एक हमारे मेरठ में मित्र हैं अनिल बंसल, उनको फ़ोन किया कि यार मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, अब तुम जरा आओ और मेरी कुछ मदद कराओ, नहीं तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। उन्होंने कहा अरे भाई साहब एनआईसीडी में डायरेक्टर साहब जो हैं वो हमारे परिचित हैं, हम उनको फ़ोन करते हैं। उन्होंने फ़ोन, डिप्टी डायरेक्टर उनके परिचित थे। तो मैं फिर एनआईसीडी में गया। डिप्टी डायरेक्टर उस दिन थे नहीं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टर साहब को बोल रखा था। डायरेक्टर साहब कोई दक्षिण भारतीय थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा आपको दवा किसने दी थी। मैंने बताया कि एक सुपरवाइजर ने। बोले नहीं आपको चेहरा या नाम याद है? ना। बोले कि आपको उसने अंडर डोज दवा दी है और फुल डोज, डबल डोज देनी पड़ेगी, ये लीजिए, अब आपको नहीं होगा। और वाकई उस दो, मतलब बाजार में वो क्या उसकी कीमत होगी, उस 2 टैबलेट से मैं ठीक हो गया। और फिर मैं मस्त हुआ, थोड़ा टहलने फिरने लगा, घूमने जाने लगा। इसी दौरान मेरे एक चचेरी बहन के पति मलेरिया इंस्पेक्टर थे, वो आ गए। तो हमने कहा लो, बोले कि तो वो शंभू तुमने मुझे नहीं बताया, जबकि मैं खुद ही मलेरिया डिपार्टमेंट हुआ, तो 1 सेकंड में बता देता। हमने कहा जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। तो उन्होंने एक यहाँ वजीराबाद में प्लाट ले रखा था और थोड़ा सा बना कर रह भी रहे थे। बोले चलो वजीराबाद में चलो, तुम कुछ दिन वहाँ रहोगे जमुना किनारे। तो मैं वहाँ गया और एक दिन जिस दिन खिचड़ी थी, उस दिन मैंने खिचड़ी के रोज मैं वहीं था। तो हम लोग यमुना किनारे चले गए, वो खिचड़ी का दान वगैरह किया जाता है। वहाँ बैठे थे एक टीले में, बैठे बैठे जमुना जो किनारा, दिल्ली में यमुना जो है वजीराबाद के पुल के पहले की तरफ बहुत साफ पानी उस समय हुआ करता था। तो मैं टीले में बैठे बैठे सोचने लगा और अचानक मैं झम में से कूद गया। तैरना मुझे आता था, लेकिन एकदम से कूद जाना, सब लोग बेचैन हो गए, ये क्या हो गया। और काफ़ी गहराई थी, मतलब मुझे ऊपर तक आने में 10 सेकंड लग गया। और इस बीच मुझे लगा कि क्या मैं डूब गया या मर गया, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। ऊपर आए तब सबको राहत मिली, मुझे निकाला गया और कहा गया इस तरह नहीं कूदा करो। तो मेरे कहने का आशय, जब बाद में इसके बाद जब पता चला, वहाँ के डॉक्टरों की टीम आई और मुझे बता गए एनआईसीडी से कि आपको फाल्सीफेरम मलेरिया हुआ था, जिसमें बचने की जो प्रतिशत है वो मात्र 25, यानी 100 में 75 लोग मर जाते हैं फाल्सीफेरम की। और ये आप लाए कहाँ से, इसकी भी जांच की जाएगी। पता करते करते मैं कानपुर भी गया था, मैं कई जगह गया था, मथुरा भी गया था। उन्होंने बताया कि आप इसे मथुरा से लेके आए। यानी इतनी ज़्यादा इंक्वायरी हुई थी उस समय 96 में। अब मेरा सारा किस्सा बताने का मतलब ये है कि मित्रों, कभी किसी भी तरह कोरोना भी हो, घबराइए नहीं। बचाव तो करिए, लेकिन घबराने से आपके विल पावर खत्म हो जाती है। तो आमतौर पे आप पाएंगे कोरोना में भी कोलैप्स कौन हुए, जो घबरा गए एकदम से कि अब कोरोना से बचने का कोई उपाय नहीं, बचने का उपाय सदैव होता है। तो हमें बच के रहना है और यही मध्य मार्ग है मित्रों, कि हमें बच के रहना है। तो मैं आज अपना YouTube का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।